Hello guys, welcome to Banking Dew. So guys, in this video I am going to discuss about strategy for IBPS RRB Skill 2 and 3 2020 एग्ज़ाम. सो गाइज एग्ज़ाम होना है 2020 का. मे भी ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए पर एग्ज़ाम तो होगा ही क्योंकि IBPS कराता ही है हर साल एग्ज़ाम. सो ये चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो. किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है IBPS RRB Skill 2 और 3 के लिए, क्योंकि हर साल होता है ये एग्ज़ाम. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. उससे पहले वही कहूँगा, ये हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब इट. और ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज़ ज्वाइन इट. सो मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर IBPS RRB स्केल 2 एंड 3. तो गाइस 13 सितंबर को होना है एग्ज़ाम, पर मे भी ये डिले हो जाए ये एग्ज़ाम, या पोस्टपोन्ड हो जाए आगे, कुछ कह नहीं सकते. बाकी जो IBPS कैलेंडर निकालता है पता ही होगा आपको, जो ईयर स्टार्ट होता है उसी टाइम RRB IBPS कैलेंडर निकाल देता है अपने सारे एग्ज़ाम का, एक कौन सा एग्ज़ाम कब होना है. ये देखिए इसमें दे भी रखे हैं सारे RRB PO का, IBPS PO, IBPS SO. तो ये मेन एग्ज़ाम 13 सितंबर को होना है IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 एंड 3. तो 13 सितंबर को होना है. तो चलिए बात कर लेते हैं. देखिए इस एग्ज़ाम पैटर्न है तो ये GPU और उसके लिए GPU एंड स्केल 3 जैसे ही पता ही है, क्योंकि GPU और स्केल 3 में एक प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन होता है, वो नहीं होता है. सो उसके लिए ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, बस डिफरेंस यही होता है. ये 2 आवर्स का होता है और जो स्पेशलिस्ट वाले होते हैं उनका 2.5 घंटे का होता है. और उसमें एक सेक्शन और ऐड हो जाता है 40 मार्क्स का, और इसमें कोई सेक्शन ऐड नहीं होता, जिसके कारण इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 40 मार्क्स के रहते हैं, और जो क्वांट और रीजनिंग है उनको 50-50 मार्क्स का वेटेज रहता है. तो ये चीज़ याद रखिए सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वो देखिए इसमें रीजनिंग और क्वांट भले 80 क्वेश्चन है, लेकिन जो मार्क्स होंगे इनके 100 होंगे. तो इसका जो पैटर्न है वो सिमिलर होता है किसके, IBPS RRB PO मेंस के. वही 2 घंटे का होता है. इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक ऑप्शनल होता है, कोई भी चूज़ करिए. फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है और चौथा कंप्यूटर रहता है. तो ये सेक्शन की मैं 1 बाय 1 बात कर लूँगा कैसे करना है. तो उससे पहले पैटर्न बताना था मेरे को. ये हो गया स्केल 3 एंड GPO का जनरल बैंकिंग ऑफिसर, और ये होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का. पूरा सेम रहता है, एक ही चीज़ का डिफरेंट रहता है. इसमें प्रोफेशनल नॉलेज ऐड हो जाती है 40 मार्क्स की, और जो टाइम है ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है 30 मिनट्स. तो इसलिए मार्क्स इधर 40 बढ़ जाते हैं, तो ये ऊपर से कम कर देते हैं. ऊपर से कहाँ, 2 जगह, एक तो रीजनिंग और क्वांट के लिए, और बाकी जो हिंदी है अगर आप GPO या स्केल 3 का दे रहे हैं तो 40 मार्क्स की हिंदी होगी, लेकिन यहाँ 20 मार्क्स की होती है, और हिंदी और कंप्यूटर भी 20 मार्क्स. तो इसमें एक ये अंदर याद रखिए 240 क्वेश्चन होते हैं स्पेशलिस्ट वालों में. स्पेशलिस्ट में कई सारे एग्ज़ाम आते हैं, लॉ का, IT का, HR का, एग्रीकल्चर का, तो कई सारे रहते हैं. और इसके 200 क्वेश्चन होते हैं. GPO में 240 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के. क्वेश्चन सेम है, बस यही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिए. अगर आप GPO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिंदी आपके लिए मस्ट है. हिंदी या इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और जो अब अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें टाइम बहुत कम लगता है. जैसे एज कंपेरिजन आपने रीजनिंग उठाई तो आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको कम से कम चाहिए 50 मिनट के करीब, क्योंकि इतना ईजी नहीं है हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्वांट भी वैसे ही है, और उसके बाद भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है आप सारे क्वेश्चन कर लें. आप मुश्किल से 40 में से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे 50 मिनट्स में. लेकिन हिंदी इंग्लिश का ऐसा है, अगर आपकी पकड़ अच्छी है लैंग्वेज पे तो आप 40 क्वेश्चन 10 मिनट में कर सकते हो, मैक्सिमम 15 मिनट्स अगर आपकी लैंग्वेज पे. तो इसका लेकिन मेन चीज़ क्या, वेटेज तो सेम ही है, इसका 50 मार्क्स है, इसका 40. और मेन चीज़ यहाँ टाइम क्या है ना, कंपोजिट है. बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं PO वगैरह के मेंस, उसमें क्या रहता है, टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो 30 मिनट, इस चीज़ का अंतर आ जाता है. काफ़ी अच्छा है ये. यहाँ पे जो लोग दिमाग लगा के एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर किया जाए, तो वो जिन चीज़ों का याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भीड़ भाड़ वाला काम नहीं है. आप स्ट्रेटेजी से काम करिए. जैसे कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चन है, ये भी आपको पता है पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. भले ही मार्क्स कम है लेकिन टाइम बहुत कम लेगा. आप 40 क्वेश्चन मुश्किल से 7 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या आता है तो टेक, अदरवाइज़ रिजेक्ट, मतलब हटाओ, नेगलेक्ट करो, वही. लेकिन मेन चीज़ यहाँ हिंदी और इंग्लिश है, काफ़ी स्कोरिंग रहते हैं. और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इन पे पकड़ बनाइए,
क्योंकि मैथ रीजनिंग का सबको पता ही, कितनी प्रैक्टिस कर लो वहाँ पेपर टफ आ गया तो किसी से भी नहीं बनता। और बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस है ही 40 क्वेश्चन। तो चलिए अब 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। ये मैंने समझाई थी स्पेशलिस्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख सकते हैं। देखिए जो ओवरऑल कट ऑफ थे, आप जिस जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्केल 3 एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेजरी, लॉ, CAIT और GVA, तो भाई ये मेन वाला कट ऑफ है जो कि 80% वेटेज रहता है किसका, रिटर्न का, और 20% वेटेज रहता है इंटरव्यू का। तो ये आउट ऑफ 100 जो निकला है ना फाइनल, वो वाला कट ऑफ है। जैसे आप रिटर्न का कट ऑफ मत समझिए, नहीं तो आप समझें इतना कम कैसे आ गया। बाकी रिटर्न के कट ऑफ की एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा सारे डिपार्टमेंट की, जिस फील्ड स्ट्रीम का जिसको भी तैयारी कर रहा है। सो अभी मैंने बना दिया है ये, इसको देख सकते हैं आप। तो चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले क्वांट। सो गाइस आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़िए मत कि मैं यार इसमें बस कट ऑफ पार कर लूँ बाकी इधर स्कोर कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता IBPS का, वो किस टाइम कौन सी चीज़ टफ बना दे अपन को भी पता नहीं है। और जो लोग ये ज्ञान देते हैं कि आप ये चीज़ छोड़िए वो चीज़ छोड़िए, वो सब बातें कुछ नहीं है। आप हर टॉपिक को बराबर टाइम दीजिए, समझिए, स्ट्रेटेजी बनाइए और प्रॉपर फॉलो कीजिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते यार मेरा क्वांट वीक है, या आप बोलें कि मैं ये वाला सेक्शन छोड़ देता हूँ, हो सकता है उसी सेक्शन से 5 क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या कर लेंगे, और 5 के 5 ईजी। अगर आपने वो सेक्शन अच्छे से पढ़ा है या वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो कम से कम भले ही आप टफ क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाएँ, अगर 5 के 5 ईजी आ गए तो आप अटैम्प्ट तो कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है हर चीज़ को, क्योंकि सिलेबस इतना होता नहीं है बैंकिंग एग्ज़ाम में, बस ये प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, यहाँ दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। दोनों के लिए बता रहा हूँ, रीजनिंग और क्वांट के लिए स्पीड हो प्लस एक्यूरेसी हो। क्योंकि अब पता चला स्पीड तो है आपकी पर आपका आंसर ही गलत निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक्यूरेसी अच्छी है लेकिन टाइम लग रहा है, तो क्या मतलब है। अब दोनों चीज़ें, तो उसके लिए क्वांट के लिए तो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन कैसे फास्ट होंगी, आप पहले बेसिक्स क्लियर कर लीजिए सारे जितने भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर होने चाहिए रटे 25 तक, क्यूब आप एटलीस्ट 20 तक कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिए आप 30 तक, क्योंकि ये सब काम आता है DI में, और DI का वेटेज काफ़ी रहता है। क्वांट 2 पार्ट में डिवाइड मान लीजिए, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे DI के, और बाकी 20 आएंगे अर्थमेटिक या नंबर सीरीज़ या फिर इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब मिला के 20 के, और 20 तो DI आना ही है। तो और ये DI क्या मांगता है, प्रैक्टिस। तो ये 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, आप इनको सबसे पहले अगर आप क्वांट की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को कवर करें। क्या क्या, सबसे पहले करिए स्क्वायर 25 तक, स्क्वायर निपटाइए 25। उसके बाद क्यूब निपटा लीजिए 20 तक, ये मिनिमम बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी क्षमताएँ, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। टेबल याद कर लीजिए 30 तक कर लीजिए, बाकी 20 तक तो रटी होनी ही चाहिए। 30 तक तो मैंने खैर बहुत ज़्यादा बोल दी, बट 20 तक तो बाय हार्ट याद होनी चाहिए आपको। तो मतलब कुछ भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे 17 8 से कितना होता है मुँह पे आ जाए 136, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। 14 पंजे 70, 13 नम्मा 117, तो ऐसे रटे होने चाहिए आपको, ऐसा ना हो। स्क्वायर रटे होने चाहिए, 16 का स्क्वायर 40 96, तो ऐसे रटे होने चाहिए आपको। मतलब कुछ भी हो आपको याद हो, 30 तक स्क्वायर याद हो तो बढ़िया रहता है। क्या है ना, अब ये चीज़ें कई बार टेबल में आता है इसका इतना परसेंट कितना, तो वो मल्टीप्लाई करना रहता है, इसका 25 का 25%, तो स्क्वायर याद हो तो कितना 625, तो इस तरह से रहते हैं। इसके बाद आती हैं आपके, इसके बाद आते हैं बटे वाले परसेंट। जी अगर आपने देखे हों जो तैयारी कर रहा है, तो जे भी आपको कम से कम 20 तक रटे होने चाहिए, यानी 1 बराबर 100%, 1/4 बराबर 25%, 1/3 बराबर 33.33%। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको आप छोड़िएगा मत, क्योंकि ये DI में काफ़ी काम आते हैं। और कई सारे आप अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन अगर ये आपको रट्टे पड़े हैं तो आप तुरंत कर लोगे। सो क्वांट के लिए पहले ये था बेसिक्स। उसके बाद पता ही है आपको जो DI हैं 2-3 तरह की होती हैं। आप किसी को भी उठा के कोई भी यूट्यूब चैनल जाइए, मैथ के कई सारे बड़े हैं, अड्डा है, ग्रेडअप है, या बहुत सारे हैं जो आप प्रेफरेंस दें जिसको। DI के ये 4-5 तरह के होते हैं। कैसलेट वाले आते हैं, कुछ टेबल DI होते हैं, कुछ मिसिंग वाले होते हैं, या फिर ग्राफ वाले होते हैं। तो कुछ नहीं, पैटर्न सब में एक ही होता है, डायग्राम चेंज कर देते हैं, तो उसके बनते हैं
मेरे कुल मिला के 5-6 पैटर्न होंगे, सबके जाइए एक एक वीडियो देखिए और टोटल उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि डीआई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीआई के बिना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और इसके अलावा जो डीआई के बाद आता है अर्थमेटिक, तो अब अर्थमेटिक में भी कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 10 से 11 टॉपिक हैं। चलिए अर्थमेटिक वो भी बताता हूँ। उससे पहले जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हैं उनको निपटाइए। उसमें सबसे ऊपर आता है इक्वेशन वाले क्वेश्चन। आपने देखा होगा x² - 2x + 3x, y² - 2x 3x, तो इसमें 5 ऑप्शन रहते हैं, x बड़ा है y से, y बड़ा है x से, x बड़ा = y। तो इस तरह के अगर जो क्वेश्चन आते हैं तो 5 के 5 आएंगे, तो ठीक है, फ्री के नंबर हो जाते। तो इन पर बहुत स्पीड होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अपन इनको इजी समझ के छोड़ दें मतलब प्रिपरेशन छोड़ दें इनकी, कि यार ये तो इजी है कर ही लूँगा, इसकी क्यों प्रैक्टिस करूँ, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि अगर आप जो चीज़ रनिंग में रहती है वो आ जाती है उसी टाइम, अगर अपन पेपर भी आएंगे तो अपन को नॉर्मली लगेगा यार ये तो करे हुए हैं कई सारे, तो इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद आती है नंबर सीरीज़। देखिए नंबर सीरीज़ होती हैं प्रैक्टिस प्लस किस्मत। अब प्रैक्टिस यहाँ पे इसलिए काम आ जाती है क्योंकि ज़्यादातर जो सीरीज़ होंगी वो अपने जो पैटर्न होती हैं वो अपन को, अगर अपन ने कोशिश करी है तो कोई भी नया पैटर्न घुसेड़ दिया उन लोगों ने या नए टाइप की बनाने की सोची, तो अपना दिमाग चल गया तो पकड़ लो, नहीं चला तो ना पकड़ पाओगे। नहीं, कई बार क्या है वो सेम पैटर्न की भेज देते हैं। जैसे जी लिखिए, इजी वाली बता रहा हूँ जो मैं सोचिए यही आती है पेपर में। अब ये वाली एक सीरीज़ है तो ये बना देंगे, पूछेंगे अगला क्या है, तो ये अगर अपनी प्रैक्टिस में तो तुरंत समझ जाएंगे। टेबल हैं याद हैं अपन को, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये तो क्या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब जहाँ कहीं हो रहा हो 10 से मल्टीप्लाई या 15 से, जैसे 15 की टेबल याद है वो तुरंत उसे क्लिक कर जाएगा। तो यहाँ पे काम आती हैं टेबल्स वगैरह, क्यूब्स वगैरह। कई बार स्क्वायर लगे रहते हैं, 25, 10, 11 का स्क्वायर, 12, चलिए स्क्वायर भी इजी, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 11 के क्यूब 13 31, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब जहाँ लिखा होगा 14 का क्यूब। अब जैसे क्यूब याद है वो तुरंत समझ जाएगा यार जैसे सिमिलर सा दिख रहा है नंबर। और क्या होता है कई बार इस तरह की आती हैं, जैसे 1330, 1728, 1727। तब आदमी क्या सोचेगा जिसको क्यूब याद है या जो किस कहीं दिखा सा लग रहा है नंबर, तो उसे याद आता है कि 1331 है। ये किसका क्यूब है 11, तो ये हुआ है 11 का क्यूब -1। ये किसका क्यूब है 12 का क्यूब -1। ऐसे ही अगला क्या आएगा फिर 13 का क्यूब -1। बस ये फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा क्या उन्हीं लोगों को होगा जिनको अच्छे से चीज़ें रटी हैं प्लस प्रैक्टिस कर रखी है बहुत सारी। इसके बाद आते हैं तीसरा इम्पोर्टेंट, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़िए, सारे टॉपिक्स के बढ़िया नोट्स बनाइए और उसके बाद क्या करिए, डेली मॉक दीजिए। और मॉक मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, अड्डा के जो डेली मॉक आते हैं किस पे, एप्लीकेशन पे, इनके अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है, डेली मॉक डलते हैं 10-10 क्वेश्चन के। वो कई बार जैसे एग्ज़ाम आ रहा है कोई, तो वो फिर एग्ज़ाम के और वो डलते हैं इजी लेवल के। भले ही अब लोग उन्हें नहीं अटेम्प्ट करते, लेकिन अगर आप उन्हें करो तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है और इजी लेवल के रहते तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती। मैं उनको करता था काफ़ी, मैंने उसकी एप्लीकेशन, बस बाकी तो कोई फ़ायदा नहीं है अड्डा का, यही फ़ायदा बता रहा हूँ। बाकी एक सुमित सर भी थे, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं मैथ उधर। बाकी ठीक है, मेन चीज़ मैंने बता दी, आप बेसिक क्लियर करिए सारे अर्थमेटिक का, लेकिन अर्थमेटिक को याद रखिए तीसरे नंबर पर ही रखिएगा। पहले जो मैंने सारी चीज़ें बताई उन पे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बेस, उसके बाद आइएगा अर्थमेटिक पे, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक भी है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ सभी होता है बैंक के एग्ज़ाम में, आप कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ बताई है मैंने मेन, उसको याद रखिएगा, कैसे करना है और कब करना है। तो अब ये तो हो गई क्वांट की बात, सारी लगभग बता दी। अर्थमेटिक के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए और बाकी मॉक का ज़रूर याद रखिए। आप सेक्शन वाइज भी मॉक दे सकते हो। अर्थमेटिक में कई सारे टॉपिक होते हैं, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। तो मान लिया आपने टाइम एंड वर्क का दिया, पूरा पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद आप डेली टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन लगाइए। ज़्यादा नहीं बोल रहा, 5। और यही 5 क्वेश्चन आपने लगा लिए 20 दिन, तो फिर तो आप कितना स्ट्रांग हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि पहले तो चलिए मैं 4-5 दिन आपने पढ़ने में व्यस्त किए, टाइम एंड वर्क समझा, उसके बाद ये 20 दिन जो 5-5 क्वेश्चन लगाए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है इसलिए बता रहा हूँ,
क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाएगा सिर पे तब इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। अभी टाइम है तो आप दे सकते हो। फिर उसके बाद जो भी है आप लगाते चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है, तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, अब 1 बाय 1 निपटा सकते हैं इजीली। तो गाइस ये क्वांट की बात हो गई, तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है रीजनिंग। तो रीजनिंग पता ही है आपको, रीजनिंग जैसे क्वांट में DI इम्पोर्टेंट है, वैसे रीजनिंग में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे बोलते हैं पज़ल। पज़ल का काफ़ी वेटेज रहता है। अब जो मान लीजिए 20-40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 की पज़ल ही आएंगी, 15 to 20 मार्क्स की पज़ल आएंगी। तो पज़ल के लिए तो बस मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पज़ल का कोई इलाज नहीं है, कोई नहीं रट सकता पज़ल को। वहाँ पे क्या पूछ लें, कितनी प्रैक्टिस हो, तरी की तरी रह जाती। यहाँ करिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्यों? कहीं इजी पज़ल हो तो आप देखते ही समझ जाएं यार ये पज़ल इजी है, जो मुझसे बन जाएगी। प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या करेंगे, भले ही पज़ल का साइज इतना सा है, आप सोचेंगे ये छोटी है इसे उठा लूँगा, वही सबसे डिफ़िकल्ट निकलेगी। बनाएंगे उसे, 10 मिनट बर्बाद करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो एक ये सबसे बड़ी कमी है। तो इस चीज़ का क्या करिएगा, वही जो मैंने बताया, प्रैक्टिस करिए तो आपको पता चल जाएंगी कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। इसके लिए भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो 24/7 पे डेली आती हैं पज़ल्स। और आप यूट्यूब चैनल भी हैं, कई सारे पज़ल वगैरह समझाते रहते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो पज़ल वही 4-5 तरह की होती हैं। एक फ्लोर बेस्ड पज़ल होती है, लीनियर वाली पज़ल होती है, सर्कल पे पज़ल होती है। अब इनका भी लेवल बढ़ता जाता है धीरे धीरे। जैसे 4 बंदे बैठे हैं, और लेवल बढ़ाना, 8 बढ़ा दो, और लेवल बढ़ाना है तो क्या करा दो, कुछ बाहर की तरफ फेस करें, कुछ अंदर करें, और लेवल बढ़ाना है, 12 बंदे बैठा दो सर्कल में। तो इस तरह से पज़ल का लेवल बढ़ता जाता है। तो वो आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप 0 से चालू करिए और पहुंचिए आप जहां तक भी आपकी क्षमताएं हैं पहुंचने की। छोड़ना कुछ भी नहीं है। फ्लोर बेस्ड पज़ल होती हैं, उसके कई सारी होती हैं, बॉक्स वाली होती हैं, 10 बॉक्स रखें एक के ऊपर एक, हर बॉक्स में कुछ ना कुछ है। ऐसे पज़ल के कई सारे टाइप में, और कई सारे टाइप बन भी सकते हैं। इसलिए पज़ल का मैंने कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई इलाज नहीं है, और गारंटी भी कुछ नहीं है। हो सकता है यहाँ प्रैक्टिस करें वहाँ बने ही ना, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, अगर प्रैक्टिस की है तो इजी है तो वो बन जाएगी आपसे। अगर डिफ़िकल्ट है तो ठीक है, वो किसी से नहीं बन रही, लेकिन इजी है तो जो पढ़ के आया वो तो बनाएगा ही। क्योंकि जो बिल्कुल पज़ल की प्रैक्टिस करके नहीं गया, वो फिर भले ही कितने नॉलेज वाला आदमी हो, फिर नहीं बनती। पज़ल का यही लॉजिक है, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो चलिए ये बात हो गई पज़ल की। अब मैं अगली बात कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो 2-3 चीज़ें और आती हैं रीजनिंग में पज़ल के अलावा, तो वो होती हैं स्कोरिंग। तो वो तो छोड़ना ही नहीं है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रटिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और जितना जल्दी हो सके दिमाग में डालिए। चलिए सबसे पहला होता है सिलोजिज्म। काफ़ी लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRB, जो कुछ होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखा रहता है, सम ARC हैं। तो इनमें कौन सा कंक्लूजन सही है, कंक्लूजन A फॉलो करता है, B नहीं, कंक्लूजन A और B दोनों फॉलो करते हैं, इस टाइप के ऑप्शन होते हैं। तो सिलोजिज्म का भी वही है, 1-2 वीडियो देखिए, हर जगह आपको कंटेंट मिल जाएगा, उसको प्रॉपर समझिए क्या है कैसे है, और प्रैक्टिस करिए। सिलोज काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक है, और गारंटी रहते हैं इसके 5 क्वेश्चन। मतलब गारंटी का मतलब होता है कि अभी पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं क्वेश्चन। गारंटी का मतलब ये नहीं है इस साल भी आए, गारंटी का मतलब है कि 2-3 साल से आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सिलोज बिल्कुल मत छोड़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्लस काफ़ी इजी रहते हैं। जी आपने 10 दिन भी प्रैक्टिस कर ली तो आप इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सिलोज की एक यही बहुत अच्छी बात है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं सिलोज को, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। और पहले कॉन्सेप्ट समझिए, तो वो मैंने बता ही दिया। किसी भी यूट्यूब चैनल को जाइए, सिलोज डालिए, अब यूट्यूब सर्च इंजन में ही डाल देना सिलोजिज्म, आ जाएंगी बहुत सारी वीडियो। समझिए 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, कोई ज़्यादा है नहीं। फिर बस प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन इतने मिल जाते हैं। ठीक है जी, हो गई एक बात। इसके बाद आती है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी कोई इतनी टफ नहीं होती, कुछ नहीं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कई सारे नंबर दे देंगे, बीच में ABCD भी घुसा देंगे, कुछ नहीं पूछते। राइट से 13वां और बैक से 4था, इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा, या फिर इधर से 4था राइट से और लेफ़्ट से 5वां,
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी रहते हैं काफ़ी। ये तो आपको ना सीखने की ज़रूरत, बस प्रैक्टिस करिए इनकी, आप तुरंत समझ जाएंगे क्या कैसे करना रहता है। एक और तरह की सीरीज़ आती है जैसे ABC, BCA, DCA, तो इनमें भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रहता है, क्वेश्चन भी समझो और करो। तो ये काफ़ी इजी रहते हैं, इनमें डीप में नहीं जाऊँगा, आप तुरंत समझ भी लोगे। उसके बाद एक और टॉपिक होता है, एक होती है इनइक्वालिटी। ये भी इजी रहता है काफ़ी, ये सब स्कोरिंग है। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में जो 20 मार्क्स बचते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग रहते हैं, इनको तो आपको करना ही है। बाकी यहाँ पे किस्मत है और मेहनत है आपकी, लेकिन ये 20 तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, C बड़ा है D से, इस तरह की एक दे देंगे और ऑप्शन में दे देंगे। चलिए फिर से बता देता हूँ, जैसे A बड़ा है B से, B छोटा इक्वल टू C बड़ा है D से, D बराबर है E के। अब नीचे ऑप्शन में दे देंगे क्या A बड़ा है D से, या सेकंड ऑप्शन दे देंगे C छोटा है E से। तो इनमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और इस टाइप के ऑप्शन। तो ये काफ़ी इजी रहते हैं, स्कोरिंग रहते हैं, प्रैक्टिस करिए तो तुरंत सबके समझ आ जाएंगे जितने भी लोग रहते हैं। तो इसमें कोई इतना बताने का नहीं है, बाकी जिसमें बताने का था मैंने सब बता दिया, टाइप भी बता दी है, इससे बाहर कुछ आता नहीं है। तो ये बेसिक बात हो गई रीजनिंग की। तो चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस। स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकता हूँ मैं उनसे। लास्ट ईयर मेरे खुद 33 मार्क्स आए हैं इसमें आउट ऑफ 40। मतलब मेरा जो सिलेक्शन कराने के पीछे आप बोल सकते हैं FA का हाथ है, मेरा नहीं काफ़ी लोगों का। तो इसके लिए कुछ नहीं, FA का मतलब, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सबसे पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जैसे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है। सो गाइस सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, जो जनरल अवेयरनेस बाकी बैंक एग्ज़ाम में आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पूछा जाता है, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस में बिल्कुल काम का नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेज हो गए, कई सारे डैम हो गए, नदियाँ पूछ लेते हैं, स्टेट की कैपिटल पूछ लेते हैं। ये सारा जो स्टैटिक होता है फालतू का, वो इसमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका काफ़ी कम वेटेज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जनरल अवेयरनेस। तो इसमें पढ़ना क्या रहता है तो बता देता हूँ। इसमें वैसे 2 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले तो आप स्टैटिक पढ़िए, और ऐसा कुछ नहीं है स्टैटिक से ज़्यादा पूछें या फिर करंट से ज़्यादा पूछें। और सेकंड होता करंट अफेयर्स, जैसे बोल रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस ही बोलते हैं वैसे तो जो भी करंट में फाइनेंस की न्यूज़ चल रही हैं उन्हें मानते हैं करंट अफेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे GDP वगैरह चलती हैं, अपडेट होती रहती हैं। जैसे कि कोई मर्ज हुई है कोई IT क्या, ये फाइनेंस कंपनी है, IT भी आ जाती हैं क्योंकि जो अप्रूवल देता है वो CCI देता है। तो ये सब फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे रेपो रेट वगैरह चेंज करता है RBI। तो इनमें सब जो भी रहते हैं, कोई RBI कोई बैंक का नया MD एंड CEO अपॉइंट हुआ है तो जो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आ जाएगा। या फिर किसी बैंक का शेयर बेचे हैं उसने बहुत ज़्यादा %, तो वो आ जाएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस में। इस तरह के जो कई सारे क्वेश्चन हैं करंट में चल रहे हैं फाइनेंस के। RBI ने कुछ नया सुधार करा है, वेज एंड मीन एडवांसेस होते हैं उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इस तरह के कोई बैंकिंग अपॉइंटमेंट हुआ है, मर्ज हुए हैं, बैंक ने कोई नई चीज़ लॉन्च की है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसके कई सारे इंश्योरेंस लॉन्च किए हैं, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं कोविड से रिलेटेड स्कीम। तो अब स्कीम में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए या फिर सेंटर ने लॉन्च किए तो वो सब अपने काम की रहती हैं क्योंकि ये करंट में है। अब कई सारे ऐप लॉन्च हुए हैं इस बार कोविड-19 के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे आपने एक सुना ही होगा आरोग्य सेतु। इस तरह के कई सारे एप्लीकेशंस जो भी फाइनेंस से जुड़े हुए हैं वो सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस पे आ जाता है। बाकी जो मैं वीडियो डालते ही रहता हूँ आप देखते ही होंगे उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस के। स्टैटिक में क्या आता है, स्टैटिक में आप कुछ भी बहुत सारी चीज़ें बैंक से जुड़ी हैं, मनी मार्केट है, ये हिस्ट्री बैंक की क्या है, जो पहले मर्जर हुए थे वो क्या है, अभी कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। जैसे अभी मर्जर चल रहा है तो मर्ज होने के बाद कितने बचेंगे। उसके अलावा GDP क्या होता है, CII क्या है, RBI क्या है, कितने गवर्नर होता है, कितना डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसके नीचे बोर्ड क्या होता है। इस तरह के जो होता है स्टैटिक। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले मैं स्टैटिक के लिए बता देता हूँ। आप जाइए कोई भी एक PDF डाउनलोड कर लीजिए, हर जगह मिल जाएगी। बाकी अड्डा की पढ़ी थी मैंने तो
उस पर काफ़ी अच्छी PDF है। किसकी? फाइनेंस का स्टैटिक मिलता है उसमें, यहाँ पे बैंकिंग का स्टैटिक जितना भी स्टार्टिंग का उसमें अच्छे से समझा भी रखा है। बाकी कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे और मैं भी कोशिश करूँगा अगर स्टार्टिंग में कवर करा सका तो। बाकी जो फाइनेंस तो चलता ही है मेरा अवेयरनेस, बाकी स्टार्टिंग का कोशिश करूँगा। बाकी स्टार्टिंग में यही सब आता है, कई सारी चीज़ें आती हैं, बैंक की हिस्ट्री, RBI जैसे पहला बैंक था जो 1949 में बना, रेपो आया, रिवर्स रेपो आया, ऐड किया, इनके बारे में क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है। तो ये कि पूरा बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ठीक है कभी पूछ भी लेते हैं, कई बार इजी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं बैंक एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि यार क्वेश्चन टफ ही आएगा। कई सारे जैसे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं आजकल, 2-3 सालों से देख रहा हूँ, कोई भी कंपनी लॉन्च कर देती है। इंडिगो ने लॉन्च किया तो SBI के साथ मिल के लॉन्च किया, कोई भी कंपनी, पेटीएम के भी चलते हैं, तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का भी आजकल चल रहा है स्कीम्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक आप कवर कर लीजिए। सबसे पहले MPC क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं, हेड कौन होता है MPC का, और जिस तरह से नाम कौन कौन है, 6 मेंबर हैं जो हर जैसे GDP वगैरह निकालती हैं, तो कई सारी हैं, जैसे नोमुरो निकालती है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, IMF निकालता है, इनके हेड कौन है, तो ये सब आ जाएगा स्टैटिक में। इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब स्टैटिक में आ जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये आसियान है, सार्क हैं, ये सब फाइनेंस से जुड़े, क्योंकि आसियान में वो चलता है एक RECP है आई थिंक, हाँ, तो उसमें 16 मेंबर होते हैं। तो इस तरह से जो भी है आप इसको पूरा पढ़िए। स्टैटिक तो मैंने बता ही दिया, कोई भी एक PDF बाकी अड्डा की मैं सजेस्ट करूँगा, उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, उसके आपको पूरा स्टैटिक समझ आ जाएगा किस तरह से बताया गया है, क्या बताया गया है। तो बाकी बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बाकी करंट में जो चलता रहे, करंट के 2 सोर्स बता देता हूँ। एक तो अफेयर क्लाउड की मंथली PDF आती हैं, पेड रहती हैं, आप एक बार परचेस करना रहता है, कोई पेड भी कोई इतना महंगा नहीं, 40 रुपये का वो साल भर दे देते हैं, 50 का कर दिया होगा इस साल, तो वो एक ख़रीद लीजिए। हर 5 तारीख को उसकी आती हैं PDF, पढ़ लीजिए। उसके अलावा एक और सोर्स बता देता हूँ, बैंक एग्ज़ाम टुडे, वो बंदा भी अच्छा पढ़ाता है, RBI ग्रेड B की तैयारी कराता है। और तीसरा अपना बैंकिंग ट्यूब है ही, मैं डालता ही हूँ वीडियो। बाकी जिनको पढ़ने का शौक है तो वो 2 PDF इनफ है, वो दोनों हर महीने निकालते हैं। अफेयर क्लाउड की भी आप पेड रहती खरीद लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50-60 रुपये में। और एक वो मैंने बता ही दिया, बैंक एग्ज़ाम टुडे। और तीसरा मेरी वीडियोस आती हैं, क्योंकि कॉमन ही रहता है सारा। बाकी तो आप उधर से पढ़ लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, फिर तो आप देखेंगे कई सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। तो ये रही फाइनेंस की बात। इस फाइनेंस को हल्के में मान लें, काफ़ी स्कोरिंग देता है। वही जो पहले बताया 40 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको आता है तो ये आप मैक्सिमम 10 मिनट में आप 40 के 40 निपटा देंगे। लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर किया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, हिंदी और इंग्लिश। तो लैंग्वेज है, दोनों ऑप्शनल हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं 20 मार्क्स की है, GPO की कर रहे हैं तो 40 मार्क्स की है। तो बता देता हूँ क्या है, कितना अंतर आता है। हिंदी का लास्ट 2 ईयर से बहुत ही ज़्यादा टफ आ रही है, मतलब इतनी टफ कि लोग सोचते हैं इससे अच्छा मैं इंग्लिश ही ले लेता, क्योंकि लास्ट ईयर कई सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें लोगों के ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हिंदी का कट ऑफ नहीं निकला। ऐसे कई सारे मैंने लास्ट ईयर स्क्रीनशॉट देखे जो लोगों ने कहा यार मेरा ओवरऑल 20 मार्क्स ऊपर, ओवरऑल 15 मार्क्स ऊपर है, लेकिन हिंदी का कट ऑफ नहीं निकला। हिंदी का कट ऑफ इंग्लिश से कम गया था। इससे आप समझ लीजिए कि हिंदी कितनी टफ आई थी। इसलिए हिंदी को गाइस इस तरह मत लीजिएगा कि हिंदी है यार अपनी तो मदर टंग है, अपन तो हाल निकाल लेंगे। लोगों के कट ऑफ भी नहीं निकले हैं लास्ट ईयर। तो बाकी हिंदी के लिए मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, जिसकी अच्छी है उसकी अच्छी है, जिसकी नहीं है तो क्योंकि हिंदी बहुत डीप है, अपन जो बोलते हैं वो हिंदी नहीं है, हिंदी कुछ और ही है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, राघव प्रकाश की एक आती है बुक, लेकिन वो UPSC के लिए रहती है, वो काफ़ी बड़ी बुक है, नहीं पढ़ सकते और पढ़नी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जो इंग्लिश के लिए तो आपको पता ही है, इंग्लिश तो हर बैंक एग्ज़ाम वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं आपको दुनिया भर का मटेरियल मिल जाएगा, इसलिए इंग्लिश की चिंता मत करिए। जो हिंदी की कर रहे हैं, एक अरिहंत की भी बुक आती है ब्लू से कलर की, तो वो भी ठीक है, आप कट ऑफ के लिए पढ़ सकते हैं, उसमें भी दे तो बहुत रखा है,
पर जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम आया था उस हिसाब से तो मैं राघव प्रकाश ही है मेरे हिसाब से तो। बाकी मैंने वो बुक पढ़ी है क्योंकि मेरे फ्रेंड वगैरह करते थे RAS की तैयारी, तो मैंने देखी थी क्योंकि मैं जब हिंदी कर रहा था तो मुझे दे जाते थे वो, तो कि ये तो पढ़ी लो इसमें से, तो उसमें बहुत कुछ दे रखा है। तो जो 40 मार्क्स वाले हैं वो तो उसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट वाले हैं वो इसमें इतना टाइम बर्बाद ना करें। अब कोशिश करें कैसे भी कट ऑफ निकले, क्योंकि मैं भी स्पेशलिस्ट में था तो 20 मार्क्स की ही आनी थी, तो मेरे भी कोई खास मार्क्स नहीं आए थे, 9 मार्क्स आए थे, 8 या 9 मार्क्स। तो इसलिए कह रहा हूँ हिंदी अब, क्योंकि अब मैं पेपर तो प्रोवाइड करा नहीं सकता बाकी, क्योंकि कहीं नहीं मिलता उसका पेपर RRB का। तो बस यही कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ थी, उस हिसाब से आप पढ़िए। चलिए, इसलिए क्योंकि मेरा बेसिक भी कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता। बाकी के मेरे जो भी स्कोरिंग थे अदर सब्जेक्ट्स थे, हिंदी मेरा नहीं था, इसलिए बाकी जितना मैं बता सकता था मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर, तो भाई कंप्यूटर के लिए तो वही कंप्यूटर के लिए अब इजी है, कंप्यूटर काफ़ी अच्छे स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं। मेरे भी कुछ आए थे 34 कुछ मार्क्स थे आउट ऑफ 40। तो कंप्यूटर के लिए वही है, बेसिक क्लियर करिए। 2-3 बुक आती हैं, एक तो अरिहंत की आती है, वही छोटी सी पतली सी, वो मॉक्स वगैरह रहते हैं उसमें, वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा कई सारे PDF आते हैं, अड्डा निकालता है हर बार RRB PO के लिए, वही सेम कंप्यूटर है, उसी को डाउनलोड कर लीजिए, ग्रेडअप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि कंप्यूटर ईजी है, इतना बड़ा नहीं है। आप मुश्किल से आप जो मानिए आप 40 पेजेस में कंप्यूटर ख़त्म कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं, ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, वो 4 जनरेशन होती हैं, डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। जो भी बाइनरी वो जो आते हैं नंबर, बाइनरी टू डेसिमल चेंज करो, कन्वर्जन, कंप्यूटर के फंडामेंटल हैं। शॉर्टकट की पूछ लेते हैं, F12 क्या है, F11 से क्या होता है, F5 से क्या होता, इस तरह के नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है। तो ये क्या बेसिक बेसिक आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर इतना बड़ा नहीं है, आप मैं बोल रहा हूँ आपको मुश्किल से आप 5 दिन में कंप्यूटर ख़त्म कर सकते हैं। और पढ़िए सब जगह से, कहीं कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अब अगर अरिहंत की बुक ला रहे हैं तो अरिहंत को पूरा पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए, उसके बाद आ जाइए PDF उठाइए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, यहाँ भी मिले आप कंप्यूटर के मॉक उठाइए। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, क्योंकि बेसिक नॉलेज से भी कई सारे क्वेश्चन बोले। जैसे क्वेश्चन आता है इसमें सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, तो याहू सर्च इंजन है, तो कोई सा भी एक ना हो कि पूछ लेते इसमें ब्राउज़र कौन सा नहीं है, तो पता होना चाहिए 4-5 ब्राउज़र जो। और ऑप्शन भी ऐसे ही आते हैं, कोई ऐसा डीप ब्राउज़र नहीं आएगा कि कोई टेक्निकल पहले यूज़ होता हो। जो करंट में चल रहे हैं, क्रोम चल रहा है, मोजिला फायरफॉक्स चलता है, इंटरनेट ब्राउज़र चलता है, तो इस तरह से पूछते हैं। विंडोज़ कौन कौन सी होती हैं, तो कॉमन ही आती, मैक, Windows 7, Windows XP, ऐसी कुछ लिख देंगे, Windows RRR, तो ये कोई विंडो नहीं है, इस पर सेलेक्ट करना रहता। तो इस तरह से क्वेश्चन तो ईजी आते हैं कंप्यूटर की कोई टेंशन की बात नहीं है। पढ़िए जितना हो सके, वही 20 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी बता ही दिया मैंने। सोर्स अरिहंत की बुक अच्छी बुक है, PDF कर लीजिए अड्डा 24/7 से डाउनलोड। उसके अलावा एक ग्रेडअप का PDF आता है कंप्यूटर का, ये 3 तो कर ही लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाएंगे उससे क्या होता है ना, स्टैटिक चीज़ है कंप्यूटर का, आपको और चीज़ें मिलती जाएंगी तो अपने नोट्स में ऐड करते जाओ। कोई क्वेश्चन लगाया यार ये नहीं आता था, जी मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं, तो ऐड कर लिया। ये फ़ायदा होता है क्वेश्चन लगाने से। तो आप लगाइए जितना हो सके। तो बाकी मैंने बता ही दी क्या क्या टॉपिक रहते हैं, इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं। उसके अलावा बाकी ठीक है, बाकी सब बता दिया। अवेयर रहिए, कंप्यूटर पढ़िए। चलिए मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में बता देता हूँ। तो ये GPU वगैरह के लिए नहीं है, ठीक है, पर आगे 1-2 बातें और बताऊँगा। तो GPU वाले भागे ना, एक क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वगैरह 2-4 और टॉपिक हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोफेशनल नॉलेज IT के लिए, या फिर अलग वीडियो भी बना दूँगा मैं उसकी। चलिए अलग वीडियो भी बना देता हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैंने IT से दिया था, अब इतने सारे लोग देखते हैं तो IT वाले। टेस्ट सीरीज़ गाइज, अब मैं बहुत एक अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए सब। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं है। केवल एक ही टेस्ट सीरीज़ है जो टेस्ट सीरीज़ निकालता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है या एक ही कोचिंग है, उसका नाम है अड्डा 24/7।
ये स्पेशली IBPS RRB की टेस्ट सीरीज निकालता है। IBPS RRB स्केल 2 GBO IT लॉ। तो याद रखिएगा इसकी टेस्ट सीरीज बहुत बेकार आती है। अड्डा की कोई चीज़ अच्छी है तो बस उसकी एप्लीकेशन अच्छी है, उस पर डेली मौका आते हैं उसको अच्छे। अगर आपने अड्डा की टेस्ट सीरीज़ खरीदी तो जो उसके क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो इतने हाई लेवल के आते हैं। वो SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस इस लेवल के देते हैं वो क्वेश्चन, और वो भी उससे भी ऊपर। तो मैंने खरीदी थी खुद टेस्ट सीरीज़, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। और होता क्या था इसके साइड इफ़ेक्ट, मैं टेस्ट सीरीज़ लगाता, मुश्किल से मेरे मैथ में आते 2 मार्क्स 3 मार्क्स, और मैं उनका एनालिसिस भी नहीं करता था क्योंकि इतने टफ थे, मेरे ऊपर से निकल जाते थे। और मुझे पता था इतना टफ नहीं आएगा, ठीक है, और मेरा लेवल भी नहीं था उतना, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ अड्डा 24/7 की ये है एक वो अगर आप PO की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे इतने हाई लेवल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अपने यहाँ नहीं पूछते हैं। इस चीज़ का याद रखिए। तो अड्डा 24/7 को ना, किसके लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, कोई बुराई नहीं कर रहा, जिसकी जो चीज़ अच्छी होती है मैं तो बता ही देता हूँ। क्योंकि अड्डा के वो डेली मॉक दीजिए, वो ईजी आते हैं और वो उससे डेली प्रैक्टिस भी होती रहती है। इसकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत खरीदिए। मेरे कई फ्रेंड ने खरीदी थी, LIC के टाइम भी खरीदी, तब भी यही हुआ, इतने भर भर के टफ क्वेश्चन रख दिए उन्होंने, नहीं होते। तो करना क्या है, मैं अपना सजेशन बता देता हूँ जो मैंने किया था। सो गाइस मैंने किया था प्रैक्टिस मॉक, सबसे अच्छी साइट लगी थी मेरे को प्रैक्टिस मॉक। यहाँ का मैंने IBPS RRB PO मेंस के ले लिए थे मॉक टेस्ट, तो 20 इसके आए थे, RRB क्लर्क मेंस के आए थे, तो ये 40 टेस्ट मैंने लगाए थे। यहाँ पे अंतर क्या हुआ, ये एक तो 2 घंटे लगते हैं और इसमें मैं जनरल अवेयरनेस का सेक्शन छोड़ देता था, क्योंकि अपने यहाँ आता है फाइनेंस, बाकी सारा सेम आया, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी के भी 40 मिल जाते थे, मैथ के भी 40 मिल जाते थे, रीजनिंग के भी 40, बस मेरा बच जाता था फाइनेंस, बाकी सब मैं पढ़ता ही था। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। प्रैक्टिस मैथ के जो RRB PO के पेपर हैं वो अपने एग्ज़ाम से बस 1-2 लेवल ऊपर है, तो वो क्या आपसे क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर। अगर आपसे जो नहीं बने तो आप एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम बन जाएंगे, वो बन ज़रूर जाएंगे। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है प्रैक्टिस मॉक की जो मेंस की सीरीज़ है पूरे ही खरीद लीजिए, पूरे 700-800 रुपये का आता है। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लगी है मेरे को अभी तक प्रैक्टिस मॉक। मैंने सबके टेस्ट लगाए हैं अड्डा को, क्योंकि अड्डा सबसे पॉपुलर है, तो हर कोई जो भी बंदा इस फील्ड में आता है प्रिपरेशन करने में सबसे पहले अड्डा ही परचेज़ करता है, क्योंकि अड्डा का नाम है। फिर बाद में जो भी है सब अपनी डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं। वही मुझे प्रैक्टिस मॉक बहुत सही लगी। अब क्योंकि PO और की मेंस की खरीदी है टेस्ट सीरीज़, IBPS RRB क्लर्क मेंस की खरीदी है, इतना ही लेवल है, आप उनको लगाइए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। टेस्ट सीरीज़ का मतलब होता है कि प्रैक्टिस, अपनी सेटिंग कितनी है 2 घंटे, और कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये चीज़ है। तो कम से कम 40 से 50 टेस्ट लगाइए। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैंने 40 मॉक लगाए थे, 20 क्लर्क के और 20 PO के, इसी के पूरी शिद्दत से लगाए थे। कुछ ऐसा नहीं कि पॉज करके जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, एक बार बैठता था तो लगाता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्ट करिएगा IBPS क्लर्क से, जब 2 महीने बचे हों, डेली एक लगाइए, एनालिसिस करिएगा, कोई काम ही नहीं रहेगा उस टाइम आपको, बाकी जो टाइम मिले उस टाइम आप पढ़िए फाइनेंशियल अवेयरनेस अपना। तो ये गाइस मैंने बता दी, काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, मेरा जो सिलेक्शन हो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं बोलता हूँ होने में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद नहीं भी होता। तो ये मैंने बता दी टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस मॉक बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से देखिए। बाकी अड्डा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, अड्डा की जो टेस्ट सीरीज़ हैं बिल्कुल मत खरीदिए गाइस, अभी भी पड़ी हैं मेरे पास, हाथ भी नहीं लगाता मैं उन्हें। तो बाकी बता दिया मैंने टेस्ट सीरीज़। और डेली मॉक याद रखिए, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डेली क्वांट के, रीजनिंग के, और अगर आप इंग्लिश ऑफ कर रहे हैं तो इंग्लिश, बाकी इंग्लिश ठीक है। क्वांट रीजनिंग के डेली 10-10 क्वेश्चन आते हैं, और आपने लगातार अगर 4 महीने लगा लिए तो हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। और उसमें एक अच्छा ऑप्शन आता है बुक मार्क का, अगर जो क्वेश्चन आपने किया आपको लगा जो मुझसे बना नहीं, उसको कर लीजिए बुक मार्क। अगले 2-3 दिन बाद जब भी फ्री हो बुक मार्क वाले क्वेश्चन उठाइए लगाइए,
तो जो क्वेश्चन आपने बुक मार्क किए हैं उसे हर बार 3-3 बार लगा लीजिए। तो उससे क्या है ना, जो इस जहाँ आप फंस रहे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और मैं जहाँ फंसता हूँ हर जगह। तो उस चीज़ से निकलने का एक यही फ़ायदा है। अगर आप बार बार एक ही क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो, अपन कोई भी एक गलती कर रहे हैं, अगर अपन उसे 2 बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपन गलती सुधार नहीं रहे, बस कर ही रहे हैं। तो गलती सुधारने का यही तरीका होता है, उस चीज़ को रिपीट करिए। तीसरी बार तो क्लिक हो गई, एक बार करेंगे अरे यार गलत कर दिया, अरे यार गलत, तीसरी बार तो अपन कहेंगे यार, अपन वहाँ जाके फंस जाते हैं, इस वाले क्वेश्चन में अपन वहाँ फंसते हैं। तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि जो गलती अपन ने मॉक और मेन एग्ज़ाम का यही तो डिफरेंस है। मॉक होते ही गलतियाँ करने के लिए, और मेन एग्ज़ाम होता है गलतियाँ सुधारने के लिए, क्योंकि जो गलती अपन ने मॉक में कर ली वो वहाँ नहीं करनी, तभी तो मॉक देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, हर तरह के एनवायरनमेंट को समझिए, माहौल को समझिए, क्योंकि जैसा ही पता है कोरोना चल रहा है तो वैकेंसी काफ़ी कम होंगी। वैकेंसी तो आएंगी पर वैकेंसी कम हो जाएंगी, क्योंकि हर सेक्टर पर फ़र्क पड़ रहा है, चाहे कोई सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, गवर्नमेंट का कोई सा सेक्टर हो। प्राइवेट तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी चलेगा ही, पर प्राइवेट की हालत और ख़राब। तो पर यही है, कंपटीशन बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि अब बच्चे तो हैं ही, बच्चे तो कहाँ जाएंगे। बेरोज़गारी पहले भी थी, अब भी है और बढ़ेगी। तो भाई ये इस चीज़ को ध्यान रखिए, और जो भी सजेशन हो आप मेरे को पूछ लीजिए, क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हर चीज़ की वीडियो बना दूंगा। तो भाई चलिए, थैंक यू, काफ़ी मेहनत से बनाई ये वीडियो मेरा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।